आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तीनों एक ही तल में है ना। ये मेरा आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है और ये मेरा आपतन कोण है और ये मेरा परावर्तन कोण है। तो क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। दूसरा नियम है मेरा कि ये आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। तो ये प्रकाश के परावर्तन काफी इंपॉर्टेंट है, आपका इसमें 2 नंबर भी क्लियर होगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला मेरा है समतल दर्पण के लिए आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान 0 होता है, क्योंकि समतल दर्पण पर किरण 90 डिग्री पर आपतित होता है, ठीक है ना। और 90 डिग्री पर आपतित होने पर क्या होता है, जब 90 डिग्री पर होगा, ये 90 डिग्री की शर्त है, 90 डिग्री के लिए शर्त है, जब 90 डिग्री पर आपतित होगा उसके लिए शर्त है, ठीक है ना। जब 90 डिग्री पर आपतित होगा तो क्या होगा, पुनः जो है उसी पथ पर लौट जाएगा, उसी पथ पर लौट जाएगा। तो गैप थोड़ा सा भी नहीं बनेगा। यहाँ तो गैप बना हुआ है, कौन इसलिए बना है, यहाँ गैप बना हुआ है इसलिए कौन बन रहा है, लेकिन वहाँ गैप नहीं बनेगा, इसलिए आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा, 0 होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का अपवर्तन हम पढ़ लिए, आप इसका नियम देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम है। कितना है, जिस प्रकार उसका 2 नियम था उसी प्रकार इसका भी 2 नियम है। उसमें पहला नियम क्या था, जिस प्रकार उसका पहला नियम था आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, उसी प्रकार इसका भी पहला नियम समान है, सिर्फ दूसरा नियम अलग होता है। दूसरा नियम काफी इंपॉर्टेंट है। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, उसमें परावर्तित किरण बोलते थे, परावर्तन में परावर्तित किरण बोलते थे, लेकिन यहाँ अपवर्तन है, यहाँ बोलेंगे अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। देखो आपतित किरण और ये माध्यम पार कर गया है और यहाँ अपना पथ से विस्तृत हो गया है, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और उस बिंदु पर डाला गया ये अभिलंब तीनों एक ही तल में है, तीनों देखो एक ही जगह एक ही तल में है, ठीक है ना। ये होगा पहला नियम। दूसरा नियम प्रकाश का अपवर्तन का क्या है, दूसरा नियम प्रकाश का अपवर्तन का है कि प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए है। दूसरा नियम काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्नेल का नियम होता है। प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण कीजिए, आपतन कोण कीजिए का मतलब साइन आई, ठीक है ना। आपतन कोण कीजिए मतलब साइन आई तथा अपवर्तन कोण कीजिए, अपवर्तन कोण कीजिए मतलब साइन आर। एक नियतांक होता है, यह है दूसरा नियम। इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अगर आपका एक नियम का 1 नंबर का है कि स्नेल का नियम क्या होता है, तो सिर्फ ये लिख दिए, स्नेल का नियम बराबर साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है, एक नियतांक। आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो बनता है, याद रखना काफी इंपॉर्टेंट, आभासी बनता है, हमेशा आभासी। सीधा बनता है, आभासी मतलब क्या, सीधा, सीधा मतलब आभासी, आभासी मतलब सीधा। जब सीधा बनेगा तो तुरंत बोलेंगे आभासी, जब आभासी बनेगा तो तुरंत बोलेंगे सीधा। तो आभासी बनता है, सीधा बनता है और बराबर, याद रखना बराबर बनता है, बराबर एवं दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। देख लो यहाँ पर, यहाँ वस्तु है, वस्तु से किरण 90 डिग्री पर गया तो पुनः उसी पथ पर लौट गया, फिर जितना डिग्री पर गया उतना डिग्री पर लौट गया। तो ये प्रतिबिंब जो लौट रहा है ये लग रहा है इधर से आ रहा है पीछे से, और ये प्रतिबिंब जो यहाँ टकरा के ये इधर लौट रहा है, ये मेरा लग रहा है कि ये इधर से आ रहा है। और हम जानते हैं कि प्रतिबिंब कब बनता है, जब कम से कम 2 किरण आपस में मिलता है। तो 2 किरण यहाँ पर लगता है, मिलता हुआ यहाँ प्रतीत हो रहा है, तो यहाँ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो प्रतिबिंब मेरा यहाँ पर बनेगा और ये मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, ये इसलिए मेरा क्या आभासी प्रतिबिंब है। और देख लो ये वस्तु के लंबाई के बराबर है और दर्पण के पीछे है, और जब ये प्रतीत हो रहा था आभासी है और मुख इसके ऊपर है तो ये सीधा है। तो सीधा जब भी बनता है तो वो आभासी होता है, ठीक है ना, ये जानना है। फिर समतल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता केंद्र अनंत पर होता है। क्यों, क्योंकि ये देखो जब समांतर आया है, ठीक है ना, तो दर्पण के टकराने वाली कहीं काटेगा, कहीं पर जो है मुख नहीं काटेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि दर्पण के समांतर जब किरण कोई आपतित होता है, ठीक है ना, तो क्या होता है, वो टकराने के बाद जिस बिंदु पर काटती है, टकराने के बाद तो एक समतल दर्पण में टकराने के बाद कोई बिंदु पर नहीं काटता है, ठीक है ना, इसलिए इसका वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या कहाँ पर होगा, अनंत पर। कहाँ पर होगा, अनंत पर, याद रखना है। और इसका जो आवर्धन क्षमता होता है वो +1 होता है, +1। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे +1, आवर्धन क्षमता का मतलब होता है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से कितना गुना बड़ा बन रहा है। तो यहाँ पर कितना गुना बड़ा बन रहा है, तो यहाँ पर बराबर बन रहा है, यानी एक ही गुना बड़ा है, ठीक है ना, तो 1 गुना। अलग रहते हैं सभी दर्पण एवं लेंस के लिए, ये सब दर्पण, चाहे दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो या कोई भी लेंस हो, सभी के लिए फोकस दूरी और वक्रता केंद्र में संबंध क्या होता है, फोकस दूरी बराबर होता है r/2। फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता केंद्र बटा 2, या इसको 2 किधर भेज दो तो होगा 2f बटा बराबर r, ठीक है, याद रखना काफी इंपॉर्टेंट, इससे न्यूमेरिकल बनता है। अगला देखते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र होता है मेरा 1/f बराबर 1/v + 1/u, और लेंस सूत्र में माइनस हो जाता है, क्या हो जाता है, -1/f
बराबर 1/v माइनस 1/u। दर्पण सूत्र में यहाँ तो प्लस है, लेकिन दर्पण सूत्र में दर्पण में जो है आवर्धन क्षमता बोलेंगे तो यहाँ प्लस था, तो यहाँ हो जाएगा माइनस m बराबर माइनस v बटा u। और परिभाषा से हम जानते हैं क्या कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन क्षमता कहते हैं। ये परिभाषा से, किससे है? परिभाषा से, ठीक है ना। तो m बराबर मेरा ये भी होता है और ये भी होता है। अब यहाँ ध्यान देना है कि जब लेंस सूत्र में यहाँ माइनस था तो यहाँ पर आवर्धन क्षमता बराबर होगा प्लस में, देखो v बटा u, कुछ नहीं तो प्लस है। और ये परिभाषा से ये प्राप्त होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। अब इसको याद करने थोड़ा ट्रिक बता देते हैं। लेंस अगर बोलते तो लेंस का मतलब लेंस का मतलब लेस बोलो, लेस मतलब क्या होता है? घटा, लेस मतलब लेस हो गया, यानी घटा हो गया, तो घटा हो गया इसलिए इसमें घटा है, ठीक है ना। जब इसमें घटा है तो इसमें क्या होगा? प्लस। क्या होगा? प्लस सूत्र में, दर्पण सूत्र में या लेंस सूत्र में, ठीक है ना, याद रखना। अगला बढ़ते हैं, लेंस की क्षमता कैसा है? मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायोप्टर होता है। और डायोप्टर किसको बोलते हैं? मीटर इनवर्स को ही बोलते हैं हम डायोप्टर। क्या बोलते हैं? डायोप्टर। तो ये नहीं पूछता, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं लेंस की क्षमता, देख लेते हैं। लेंस की क्षमता बराबर होता है P बराबर 1/f, P बराबर 1/f, या F बराबर बोलो, F इधर चल जाएगा तो P मेरा ये साइड आएगा तो नीचे हो जाएगा, तो F बराबर होगा 1/p। और जहाँ F यानी फोकस दूरी हमेशा कौन सी होना चाहिए? मीटर में। किस में होना चाहिए? मीटर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डायोप्टर होता है वो मीटर में इनवर्स में होता है, ठीक है ना, इसलिए ये हमेशा मीटर में होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट में हम बना दिए, देखो दोस्त आप लोग काफ़ी मेहनत की है और शॉर्ट में सारा हम क्लियर कर दिए। यहाँ ध्यान देना आप लोग को, जब वस्तु ये अनंत मेरा है, ये मेरा आपतन दर्पण प्रतिबिंब का बनना, सभी स्थिति हम इसी में ले लिए हैं, ठीक है ना। सभी स्थिति यहाँ मेरा क्या? फोकस दूरी है, फोकस दूरी से दुगना दूरी वो कथा केंद्र है, और कथा केंद्र यहाँ पर मेरा अनंत है। ये मेरा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये सभी वस्तु का स्थिति दिखाया गया है। बारी बारी से वस्तु को रखे हैं, ठीक है ना, और बनाया है इसका प्रतिबिंब, ठीक है। अब आप लोग देखिए, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 1 नंबर खोल लो, फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। कैसा बनता है? तो छोटा बनता है, देखो छोटा बहुत है, इससे छोटा है ना, बहुत छोटा बनता है। कैसा बनता है? तो उल्टा बनता है, ऊपर तो ये नीचे, उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है, ठीक है ना। तब जब उल्टा है तो क्या मेरा? वास्तविक। उल्टा का मतलब वास्तविक, याद रखना। उल्टा बन रहा है तो उसको बोलेंगे वास्तविक, और सीधा बन रहा है तो बोलेंगे आभासी, ठीक है ना, ये याद रखना है। तो ये मेरा हुआ, ठीक है ना। अब तो वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत, जब अनंत पर है तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस दूरी पर, और छोटा बन रहा है और वस्तु के और वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। अब दूसरा नंबर, जब प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 2 नंबर खोजो। प्रतिबिंब बनता है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस वक्रता केंद्र के बीच में छोटा बन रहा है, देख लो, इससे छोटा है ना, छोटा बनता है। और उल्टा है तो उल्टा बनता है, क्योंकि ये सीधा है, ये उल्टा है तो वास्तविक होगा, ठीक है। अगला पूछते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 3 नंबर खोल लो, यहाँ पर है, देखो देख लो, हम इधर आते जा रहे हैं, ठीक है ना। वस्तु इधर जा रहा है धीरे धीरे और प्रतिबिंब धीरे धीरे ये साइड आ रहा है। तो प्रतिबिंब मेरा जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, प्रतिबिंब मेरा वक्रता केंद्र पर ही बनता है और बराबर बनता है। देखो जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये, बराबर बनता है और उल्टा है, देख लो उल्टा है ना, ये ऊपर तो ये नीचे, उल्टा है तो उल्टा बनता है। जब उल्टा है तो उसको बोलेंगे वास्तविक। क्या बोलेंगे? वास्तविक। तो वास्तविक बनता है। अगला, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित हो, देखो बीच में स्थित है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? थोड़ा इसको और इधर लेकर आओ, तो प्रतिबिंब बनता है मेरा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। प्रतिबिंब कैसा बनता है? तब बराबर तो हो गया, बड़ा होगा, क्या होगा? बड़ा बनता है। कब? जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, प्रतिबिंब बड़ा बनता है। और कहाँ बनता है? तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। और कैसा बनता है? तो उल्टा बनता है। ये मेरा सीधा है तो ये मेरा उल्टा है, और उल्टा है तो ये मेरा वास्तविक है, ठीक है। अगला देखते हैं, जब प्रतिबिंब कहाँ? फोकस पर हो। कहाँ पर हो? फोकस पर। तो जब अनंत पर था तो फोकस पर बन रहा था, और जब फोकस पर है तो कहाँ बनेगा? अनंत पर। यहाँ देखो डॉट दे दिए हैं, देख लो आप लोग, डॉट दे दिए, क्योंकि अनंत पर बन रहा है तो कितना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है कहना मुश्किल है, इसलिए डॉट दे दिए, ठीक है ना। तो कैसा बनता है? तो अनंत पर बन रहा है तो सिंपल है, बहुत बड़ा बनेगा। और देखो ये ऊपर है इसलिए सीधा है, ये मेरा क्या ऊपर है इससे सीधा है, यहाँ पर क्या उल्टा, क्या है, और जब उल्टा है तो क्या होगा? वास्तविक। और छठा स्थिति जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी नियम को विरोध कर देता है, सभी नियम को अलग ही इसका नियम है। जो छठा स्थिति, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? देख लो प्रतिबिंब, 6ठा नंबर खोल लो, यहाँ पर है ना। तो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे, और कैसा बनता है? तो बड़ा बनता है। देखो इतना बड़ा वस्तु तो इतना बड़ा बन रहा है, बड़ा बनता है, ठीक है ना। और सीधा बन रहा है, क्या बन रहा है? सीधा। तो सीधा बनता है तो उसको बोलते हैं क्या? आभासी। सीधा बन रहा है यानी आभासी। और तो ये क्या होगा? सीधा बनता है, आभासी बनता है, और दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है ना। इतना याद रखना है। कब? जब ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होती है। ये हम शॉर्ट में आपको क्लियर कर दिए हैं। और इसलिए हम दोस्त
अवतल दर्पण को, इसलिए हम अवतल दर्पण को ऑलराउंडर दर्पण बोलते हैं। क्योंकि इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है, बराबर प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। सब मेरा ये सब सभी मेरा वास्तविक है, सीधा बनता है और आभासी बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के सामने बनता है, यानी ये सभी नियम को फॉलो करता है। इसलिए हम अवतल दर्पण को ऑलराउंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑलराउंडर दर्पण। और ठीक है, और लेंस में उत्तल लेंस को ऑलराउंडर बोलते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या है मेरा, अवतल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। यहाँ आप लोग कर लीजिए, ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जब वस्तु टकराएगा तो फोकस कहाँ है? सामने है। जब दर्पण के जब ये साइड होता है, वो ये जो पी है ध्रुव है, या इसको बोलते हैं हम क्या, मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु से ये साइड होता है फोकस दूरी, तो उसको बोलते हैं ऋणात्मक, और ये साइड होता है तो उसको बोलते हैं धनात्मक। आगे बढ़ते हैं अब आगे। उसी प्रकार मेरा यहाँ है उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। जैसे अवतल दर्पण मेरा ऑलराउंडर था, उसी प्रकार लेंस में जो है उत्तल लेंस ऑलराउंडर होता है। इसमें भी हम एक साथ 6 प्रतिबिंब को ले लिए, 6 वस्तु को ले लिए, सबको एक ही साथ पढ़ेंगे क्योंकि हम क्यू की रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है ना। देखो ये मेरा क्या होता है, प्रथम फोकस दूरी, उससे दुगना दूरी को द्वितीय फोकस दूरी बोलते हैं। यहाँ पर मेरा अनंत है। यहाँ पर है द्वितीय फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी को वास्तविक फोकस दूरी बोलते हैं, और द्वितीय फोकस दूरी से दुगना दूरी को द्वितीय फोकस दूरी 2f2 बोलते हैं, और ये मेरा क्या है, अनंत। ठीक है ना। उसी प्रकार जिस तरह वहाँ अनंत में स्थित था तो फोकस पर बन रहा था, उसी प्रकार यहाँ भी बनेगा। ठीक है, सब जस्ट वही नियम फॉलो करेगा। तो देख लो, एक नंबर मेरा पर कहाँ है, देख लो आप लोग, एक नंबर मेरा कहाँ है, अनंत पर। कहाँ है? तो जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो एक नंबर खोजो। एक नंबर मेरा कहाँ है? फोकस पर। देखो F2 फोकस पर बनता है। जब वस्तु अनंत में स्थित हो, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कैसा बनता है? तो उल्टा बनता है। कैसा बनता है तो इससे छोटा है, छोटा बनता है, और जब उस उल्टा है तो क्या होगा? वास्तविक। तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है, और फोकस पर बनता है। अब 2 नंबर में आओ। ये 2 नंबर में जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 2 नंबर देखो यहाँ पर है। तो प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच में बनता है। कैसा बनता है? तो छोटा बनता है, इससे छोटा थोड़ा है, और कैसा बनता है? तो उल्टा बनता है। जब उल्टा है तो वास्तविक है। अगला नंबर 3 नंबर में आओ। जब वस्तु का आप यहाँ लेते आओ, कहाँ पर? 2f1 पर। जब 2f1 पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2f2 पर। देखो 3 नंबर है ना, 2f2 पर बनेगा। कैसा बनेगा? जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा बनेगा, यानी बराबर बनेगा। ठीक है ना। और कैसा बनेगा? तो ये सीधा है, ये उल्टा है तो उल्टा बनेगा। जब उल्टा है तो वास्तविक है, वास्तविक बनेगा। अब आओ वस्तु के यहाँ लेते आते हैं 4 नंबर में। जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच में स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देख लो यहाँ बन रहा है। कैसा बन रहा है? पहले कहाँ बन रहा है? तो अनंत और 2f2 के बीच में बन रहा है। कैसा बन रहा है? तो वस्तु से बड़ा बन रहा है। वस्तु इतना बड़ा है तो इससे वस्तु से बड़ा बन रहा है। और कैसा बन रहा है? वस्तु ऊपर है, सीधा है, तो ये उल्टा बन रहा है। जब उल्टा बन रहा है तो क्या है मेरा? वास्तविक। क्या है? वास्तविक। अब यहाँ लेकर आओ आगे फोकस पर। जब वस्तु फोकस पर स्थित हो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। देखो अनंत ये है मेरा, अनंत पर बन रहा है, ये अनंत का चिन्ह है। ठीक है ना। अनंत पर बन रहा है, और अनंत पर बन रहा है तो पता नहीं कितना बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा ये पता नहीं है, इसलिए हम इसको डॉट डॉट दे दिए। ठीक है ना। तो बहुत बड़ा बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा? कितना बड़ा बनेगा? तो बहुत बड़ा बनेगा। और उल्टा बन रहा है। देखो ये सीधा ऊपर है तो सीधा 5 नंबर यहाँ पर उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। और उल्टा है तो वास्तविक है। शायद आप लोग काफ़ी अच्छा समझ गए होंगे एक ही वीडियो में। अब यहाँ थोड़ा देख लेते हैं फोकस दूरी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी इसका वास्तविक फोकस दूरी f2 होता है, इसलिए उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक। जब फोकस दूरी धनात्मक तो क्षमता भी धनात्मक, क्योंकि फोकस दूरी पर ही क्षमता होता है, p बराबर 1/f। ठीक है। यहाँ देख लेते हैं मुख्य अक्ष ये है मेरा। ठीक है ना। और ये मेरा मूल बिंदु है। मूल बिंदु से इधर वाला दूरी क्या होता है मेरा? इधर वाला दूरी होता है, सॉरी, ये इधर वाला दूरी होता है निगेटिव। क्या होता है? निगेटिव। और मुख्य अक्ष के राइट हैंड साइड वाला दूरी होता है मेरा पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। यानी आपतित किरण के विपरीत दिशा मेरा विपरीत हो रहा है, उल्टा हो रहा है, इसलिए माइनस। और आपतित किरण की दिशा में क्या होगा? पॉजिटिव। मुख्य अक्ष के ऊपर दूरी मापेंगे तो होगा पॉजिटिव, और मुख्य अक्ष के नीचे दूरी मापेंगे तो होगा मेरा निगेटिव। इतना याद रखना है। ठीक है ना। आगे देखते हैं छठा स्थिति मेरा। छठा स्थिति क्या होता है? छठा स्थिति में जब वस्तु यहाँ रखेंगे हम प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब जो बनेगा ये इधर ही बनेगा। ठीक है ना। वस्तु की ओर बनेगा। वस्तु की ओर कहाँ बनेगा? तो जो है वस्तु के बाद कहीं भी, वस्तु के बाद, वस्तु के पीछे, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है। वस्तु के पीछे कहीं भी बन सकता है। ठीक है ना। वस्तु के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? वस्तु के पीछे।
जब वस्तु पीछे तो बनेगा ही, लेकिन बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। और ऊपर बन रहा है तो ये मेरा क्या है? सीधा। और सीधा है तो वास्तविक, सीधा है तो आभासी है, सीधा है तो आभासी है। तो जब वस्तु फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच स्थित हो, F1 और प्रकाश केंद्र के बीच स्थित हो, तो प्रतिबिंब मेरा वस्तु के पीछे बनता है, वस्तु के पीछे बनता है, आभासी बनता है, आभासी है यानी सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। चलो शायद आप लोग काफ़ी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलो अगला देखते हैं, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अब क्या है? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, ठीक है ना। उत्तल दर्पण में देख लेते हैं प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण में सिर्फ एक ही प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। वो क्या बनता है? हमेशा हमेशा आभासी, हमेशा सीधा और हमेशा वस्तु के दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। तो वही यहाँ पर देखो, यहाँ पर समांतर किरण आया था और टकरा के इधर लौट गया। तो इधर लौट गया तो लग रहा है किधर से आ रहा है? तो लग रहा है मेरा पीछे से आ रहा है। ये यहाँ पर आया था जितना डिग्री पर उतना डिग्री पर लौट गया, और ये लग रहा है किरण किधर से आ रहा है? इधर से। और जहाँ पर दो किरण आपस में मिलता है प्रतिबिंब वहाँ बनता है। प्रतिबिंब मेरा यहाँ बन रहा है। कहाँ बन रहा है? यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस प्रकार मेरा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वस्तु से छोटा बनता है, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। ये भी ऊपर तो ये भी ऊपर सीधा बन रहा है, और वस्तु से छोटा बन रहा है और सीधा बन रहा है और आभासी बन रहा है और हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, दर्पण के पीछे बनेगा लेकिन कहाँ बनेगा? तो फोकस ध्रुव और फोकस के हमेशा बीच में बनेगा। हमेशा याद रखना। कब? जब वस्तु दर्पण के सामने रखा हो। लेकिन एक स्थिति इसमें और होता है, जब वस्तु इसमें क्या होगा? फोकस पर खड़ा रहेगा तो अनंत पर बनेगा, बस यही। लेकिन ये नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब फोकस पर स्थित रहेगा तो अनंत में बनेगा, ये इसमें नियम लागू होता है, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस यही इंपॉर्टेंट रखना है कि जब वस्तु दर्पण के सामने रहेगा तो प्रतिबिंब हमेशा, उत्तल दर्पण में जब वस्तु दर्पण के सामने रहेगा तो प्रतिबिंब हमेशा जो है आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं आप, उत्तल दर्पण देख लिए। अब देखते हैं हम क्या अवतल लेंस में। अवतल लेंस में भी एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। लेंस की बात कर रहे हैं दोस्त, लेंस का, अवतल लेंस की बात कर रहे हैं। इसमें भी क्या होता है? देखो, समांतर किरण आया था तो आधार की ओर मुड़ गया, तो ये लग रहा है कि किरण इधर से आ रहा है। और यहाँ पर जब हम जानते हैं कि जब किरण प्रकाश केंद्र से होकर जाती है तो पुनः बिना मुड़े उसी माध्यम बिना मुड़े निकल जाती है। और ये दोनों क्या काट रहे हैं? यहाँ पर काट रही है, ठीक है ना। ये काटते हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए मेरा क्या आभासी प्रतिबिंब है? आभासी है यानी देखो ऊपर है तो सीधा है, और वस्तु से क्या है? मेरा छोटा है। वस्तु से क्या है? छोटा है, ठीक है ना। तो ये अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही स्थिति संभव है। कैसा? तो हमेशा सीधा, आभासी, वस्तु से छोटा और वस्तु की ओर, वस्तु भी इधर, प्रतिबिंब भी इधर, ठीक है। और हमेशा प्रतिबिंब बनेगा प्रकाश के अंदर फोकस के बीच, प्रकाश के अंदर फोकस के बीच बनेगा, प्रकाश के अंदर फोकस के बीच। इसको F1 दे दो, प्रकाश के अंदर फोकस के बीच बनेगा, ठीक है ना। लेकिन एक स्थिति इसमें भी है कि जब वस्तु फोकस पर स्थित रहेगा तो अनंत में बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रकृति इसका लिखा हुआ है, इसका प्रकृति लिखा हुआ है स्थिति वस्तु की ओर, प्रकृति आभासी सीधा और आकार छोटा, ठीक है ना। और इसका भी वही होगा, इसका प्रकृति यहाँ लिखा था, इसका प्रकृति भी वही। स्थिति कहाँ है? पीछे। दर्पण की प्रतिबिंब कहाँ बना है? पीछे। प्रकृति कैसा है? आभासी सीधा, और आकार कैसा है? छोटा। देख लो, छोटा है, ठीक है। तो वही है। आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण एवं, नोट में लिखा हुआ है क्या? उत्तल दर्पण एवं अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण एवं अवतल लेंस दोनों किरणों को फैलाने का काम करता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहा जाता है। और एवं इसमें प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? आभासी। आभासी याद रखना, ये दोनों बताएं, उत्तल दर्पण, ये दोनों अभी आप लोग को देखे थे, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस। इसमें प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा आभासी बनता है, ठीक है ना, और सीधा बनता है और छोटा बनता है, ठीक है ना। एक चीज़ और यहाँ पर लिख दिए हम, अवतल दर्पण बोले या अवतल लेंस बोले, ये दोनों में सिर्फ एक ही चीज़ समानता है। एक ही चीज़ क्या समानता है? कि फोकस दूरी अवतल दर्पण और अवतल लेंस है। बाकी इस बात सभी चीज़ एक दूसरे का उल्टा है, लेकिन अवतल दर्पण और अवतल लेंस में एक ही चीज़ समानता है, वो है क्या? कि फोकस दूरी दोनों का क्या होता है? निगेटिव। फोकस दूरी दोनों क्या होता है? निगेटिव। और उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में दोनों में एक ही चीज़ समानता है, बाकी सब उल्टा काम करता है। एक ही चीज़ समानता क्या है? कि दोनों का जब फोकस दूरी क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। अब देखते हैं अगला, अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ है? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है दाढ़ी बनाने में, डॉक्टर द्वारा कान, नाक, गला, दांत की जांच में, सोलर भट्टी में भी किया जाता है, सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, और गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा है
उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पर है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है साइड मिरर के रूप में पीछे का वस्तु देखने के लिए। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट, सरल सूक्ष्मदर्शी में भी यहाँ पर सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का होगा, क्या होगा? दर्पण का नहीं, लेंस का, उत्तल लेंस का। दर्पण का, उत्तल दर्पण का यूज होगा साइड मिरर के रूप में पीछे देखने के लिए वस्तु के रूप में। और साइड मिरर के रूप में अति सूक्ष्मदर्शी में जो होगा, सरल सूक्ष्मदर्शी में, उसमें होगा उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस, याद रखना है। अब देखते हैं थोड़ा, तारे का टिमटिमाना, छर मुड़ा हुआ दिखाई देना, कहाँ पर? पानी में। और पानी में मछली थोड़ा ऊपर दिखाई देना, ये सब किसका कारण है? तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन के कारण, ठीक है ना। ये सभी तो आप लोग जानते हैं। ये आगे बढ़ते हैं, हीरा का चमकना या मृग मरीचिका का बनना। मृग मरीचिका जब देखते हैं ना हम लोग कि गर्मी में क्या लगता है कि दूर में लगता है पानी है, क्या है? पानी, लेकिन पानी रहता नहीं है, ठीक है ना, वो हवा झिलमिलाते रहता है। यानी मृग मरीचिका का बनना किसका कारण है? इसका कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना। हीरा का चमकना भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और मृग मरीचिका का बनना भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अच्छा, हीरा का चमकना, ठीक है ना, ये क्यों चमकता है? अच्छा, इसका हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? इसका अपवर्तनांक होता है 2.42 और हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है ना, क्योंकि सबसे कठोर ये है। अगर देखते हैं अपवर्तनांक का सूत्र, अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है? अपवर्तनांक बराबर होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल है कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो लिख दो। और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम को निकालना है, जैसे पानी का निकालना है, पानी में कितना होता है? 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो वो लिख दो। या कांच का निकालना है तो कांच में कितना होता है? 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, वो लिख दो। और भाग दे देंगे तो आ जाएगा उसका अपवर्तनांक। आगे देखते हैं, आपेक्षिक अपवर्तनांक। आपेक्षिक अपवर्तनांक मतलब क्या होता है? आपेक्षिक अपवर्तनांक मतलब होता है दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात, ठीक है। जैसे पानी का अपवर्तनांक बटा कांच का अपवर्तनांक, तो ये होगा आपेक्षिक अपवर्तनांक। तो दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। आप लोग लास्ट जो देखिए, आप लोग काफ़ी चीज़ देखना मिलेगा। ये तो रामबाण आपके लिए साबित होने वाला है, ठीक है ना, परीक्षा के लिए। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, सभी जानता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लांबिक दूरी। जैसे देखो, ये मेरा क्या आपतित किरण है, और यहाँ पर वो किरण क्या हो रहा है? इस कांच से निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये आपतित किरण और निर्गत किरण के अगर आगे बढ़ा आपतित किरण को, और निर्गत किरण लग रहा है ये पीछे से आ रहा है, तो इसको पीछे बढ़ाते हैं, तो दोनों के बीच की जो लांबिक दूरी होगा, लांबिक दूरी जो होगा, लंबवत दूरी होगा, उसको बोलेंगे क्या? हम उसको बोलेंगे पार्श्विक विस्थापन। आगे बढ़ते हैं, आगे मेरा है मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन वन विक्षेपण। आगे चैप्टर नंबर 2 में इसमें देखते हैं क्या मानव नेत्र में क्या होता है? कोर्निया। कोर्निया कैसा होता है? उत्तल आकार का। कैसा होता है? उभरा हुआ रहता है, ठीक है ना, उभरा हुआ रहता है। और ये क्या होता है? पारदर्शी, क्योंकि इससे प्रकाश पार होना चाहिए, ठीक है, पारदर्शी होता है। इसमें आयरिस भी होता है मानव नेत्र में। आयरिस क्या होता है? सिकुड़ने फैलने वाले डायफ्राम के रूप में काम करता है, और ये पुतली को सिकुड़ाता फैलाता है, क्योंकि ये सिकुड़ता है तो पुतली को भी सिकुड़ाता फैलाता है, ठीक है ना। डायफ्राम के रूप में काम करता है, जिस प्रकार कैमरा में डायफ्राम के रूप में काम करता है शटर, उसी प्रकार ये काम करता है, ठीक है ना। अगला लेते हैं, यह आँख के लेंस से होकर जाने वाली प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है। क्यों करता है नियंत्रित? क्योंकि ये सिकुड़ने फैलने काम कराता है, इसलिए नियंत्रित करता है, प्रकाश को, जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। अगला लेते हैं, पश्चिमाभी पेशिया भी जो आँख में पाया जाता है, या सीरियली पेशिया भी उसको बोलते हैं, इसका क्या काम है? तो यह लेंस को लटकाने में सहायता प्रदान करता है। ये लेंस को एक स्थान पर स्थित रख कर लटकाने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है ना। अगला लेते हैं पुतली। पुतली क्या होता है? पुतली आयरिस या परितारिका, आयरिस या परितारिका दोनों एक ही नाम है, दोनों का एक ही, सिर्फ नाम अलग अलग है, लेकिन एक ही चीज़ है, ठीक है ना। तो पुतली क्या है? आयरिस और परितारिका के बीच के जो छिद्र होता है, आप लोग आँख में देखते हैं तो एक ठो काला के बीच में भी एक ठो पूरा ज़्यादा ब्लैक रहता है, ठीक है ना, गहरा ब्लैक रहता है, थोड़ा सा छिद्र जैसा नहीं रहता है, उसको बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं? पुतली। से प्रकाश है हमारे आंखों में प्रवेश करता है, ठीक है ना, और रेटिना पर लेंस होते हुए रेटिना पर जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, लेटिना। लेटिना पर क्या होता है? आँख में लेटिना पाया जाता है। इसमें क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेटिना पर हमेशा वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जलीय द्रव किसे कहते हैं? तो कोर्निया और नेत्र लेंस के बीच, कोर्निया और नेत्र लेंस की बात कर रहे हैं, उसके बीच जो द्रव रहता है उसको बोलते हैं जलवीय द्रव, और काचा द्रव किसको बोलते हैं? काचाभ द्रव बोलते हैं। लेटिना और नेत्र लेंस के बीच जो द्रव पाया जाता है उसको बोलते हैं हम काचाभ द्रव। अच्छा, समंजन क्षमता आते हैं। समंजन क्षमता मेरा क्या है? तो यहाँ पर लिख दिया, उसकी परिभाषा नहीं कि समंजन क्षमता क्या है। चाहे नज़दीक का वस्तु हो, चाहे दूर का वस्तु हो, हम उसे साफ साफ स्पष्ट देख लेते हैं। ये क्यों होता है? ये होता है क्या, हमारे आँख का जो है फोकस दूरी बदल कर देखता है, और ये किसके सहायता से होता है? इस तरह फोकस दूरी किसके सहायता से बदलता है? तो सीरियली मांसपेशियाँ उस पर दबाव बनाता है, ठीक है,
सिलेरी मांसपेशियों के तनाव के घटने बढ़ने से हमारा फोकस दूरी जो है क्या होता है, बदलता है, जिससे कारण हम चाहे नज़दीक की वस्तु हो या दूर का वस्तु हो अच्छी तरह से स्पष्ट देख सकते हैं। इसी को बोलते हैं समंजन क्षमता। दृष्टिपरास क्या है? दृष्टिपरास मेरा है दूरबिंदु। दूरबिंदु मेरा क्या है? आँख के लिए अनंत है। और निकट बिंदु हमारा आँख के लिए क्या है? 25 सेंटीमीटर है। ये दोनों के बीच की जो दूरी होता है उसी को बोलते हैं दृष्टिपरास। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट आ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट देख लीजिए। ये है मेरा दृष्टि दोष जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। दृष्टि दोष, ठीक है ना। इससे दृष्टि दोष कितना होता है? 3 होता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। एक हम लिख दिए और बिंदुकता, इसको पढ़ना है, ठीक है ना। इसको भी, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। निकट दृष्टि दोष का उपचार बताए थे। 3 अक्षर वाला है तो 4 अक्षर वाला से उसका उपचार होगा। 4 अक्षर वाला क्या है? अवतल लेंस। क्या है? 4 अक्षर किस लेंस में आता है? तो अवतल, ओ तो लो 4 आता है, इसका उपचार होगा अवतल लेंस से। तो इसका उपचार अवतल लेंस से। ये 2 अक्षर वाला है, दूर, 2 अक्षर है ना, तो इसका उपचार होगा 3 अक्षर वाला लेंस से। 3 अक्षर किस लेंस में आता है? तो ऊ तो लो, उत्तल में, तो इसका उपचार होगा उत्तल लेंस से, ठीक है ना। और इसका उपचार होगा जरा दृष्टि दोष का दोनों लेंस का। दोनों लेंस यानी बाइफोकल लेंस, इसमें अवतल भी रहेगा उत्तल भी रहेगा, उसको बोलते हैं बाइफोकल लेंस या द्विफॉक्सी लेंस। अच्छा, निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष पहले किसे कहते हैं? तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? हमारे निकट की वस्तु तो दिखाई देता है, जो दोष रहेगा वही वस्तु दिखाई देगा स्पष्ट रूप से, यह ध्यान देना है। तो निकट की वस्तु तो दिखाई देगा, लेकिन जब दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा तो निकट दृष्टि दोष बोलेंगे। और दूर दृष्टि दोष में क्या होगा? दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो दिखाई देगा लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा, उसको बोलेंगे दूर दृष्टि दोष। और जरा दृष्टि दोष में क्या होगा? जरा दृष्टि दोष में नहीं तो निकट की वस्तु और नहीं तो दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। अच्छा, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? इसके निकट दृष्टि दोष क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो है, जो हमारे आँख में प्रकाश प्रवेश करता है वो रेटिना के पहले ही सामने ही क्या होता है? कट जाता है, ठीक है, सामने ही मिल जाता है। तो वही यहाँ पर है, यानी इसमें क्या होता है? इसमें नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। निकट दृष्टि दोष में जब नेत्र गोलक लंबा हो जाता है तो जो प्रकाश है रेटिना पर नहीं मिल पाता, उससे पहले ही मिल जाता है, ठीक है ना। तो इसमें निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? कि इसमें नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। और क्या होता है? नेत्र लेंस मोटा हो जाता है। मोटा हो जाने के कारण क्या होता है? क्षमता बढ़ जाता है लेंस का। क्षमता बढ़ जाता है तो क्या होता है? वो किरण को अधिक मोड़ता है, और जब किरण को अधिक मोड़ेगा तो पहले ही किरण कट जाएगा, रेटिना पर पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्या है? यहाँ पर जिसकी नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, जिससे क्या होता है? जिससे फोकस दूरी कम हो जाता है। फोकस दूरी कम हो जाता है क्योंकि किरण पहले ही मुड़ता है, तो इसलिए फोकस दूरी उसका क्या होता है? कम हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, दूर दृष्टि दोष का कारण क्या है? दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? इसमें जो प्रकाश जो करता है एक दूसरे को काटता है, रेटिना के पार जाकर काटता है, पार जाकर, इसलिए हम दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। इन्हें पार क्यों चला गया? यानी नेत्र गोला जो छोटा हो गया, छोटा हो जाएगा तो ना को पार चला जाएगा, तो नेत्र गोला का इसमें क्या जाता है? छोटा हो जाता है। क्या जाता है? छोटा। और क्या होता है इसमें? नेत्र गोलक छोटा हो जाता है और नेत्र लेंस पतला हो जाता है। जब नेत्र लेंस पतला होगा तो सिंपल सी बात है, उसका क्षमता घट जाएगा। जब क्षमता घटेगा तो किरण को मोड़ नहीं पाएगा। जब किरण को मोड़ नहीं पाएगा तो किरण अत्यधिक दूर पर जा कटेगा, और जब किरण अत्यधिक दूर पर जाके जब कटेगा तो वो क्या होगा? रेटिना पार कर जाएगा, ठीक है ना। रेटिना पार, इसलिए यहाँ पर क्या होता है? रेटिना के पार में क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है और इसका फोकस दूरी अधिक हो जाता है, क्योंकि अधिक दूरी में काट रहा है तो फोकस दूरी मेरा क्या है? अधिक है। जरा दृष्टि दोष का कब होता है? जब वृद्धावस्था में होता है। कब होता है? वृद्धा अवस्था में होता है, ठीक है ना। और समझन क्षमता घट जाना, यानी जो बताया समझन क्षमता, हम तो क्या बताए थे कि हम वस्तु नज़दीक हो या दूर स्थित हो, वस्तु को हम साफ साफ देख सकते हैं, ये मेरा क्या समझन क्षमता है। तो वही समझन क्षमता जो घट जाता है, यानी शरीरीय मांसपेशियाँ जो है अच्छी तरह से लेंस पर तनाव नहीं बना पाता है, ठीक है ना। अगला है मेरा ओ बिंदुकता। ओ बिंदुकता का उपचार क्या रहता है? बेलनाकार लेंस से। किसे क्या रहता है? बेलनाकार लेंस से। अच्छा, ओ बिंदुकता में क्या होता है? ओ बिंदुकता में जो होता है, जो मेरा 36 कटार दे दे और ऊर्ध्वाधर कटार दे दे और दोनों को बोले स्पष्ट रूप से देखने के लिए, तो जिसको अबिनुक्ता हो रहेगा वो दोनों रेखा को एक साथ स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, ठीक है ना। एक बात इधर से दे दिया है, सीधा खड़ा कर दिया है, सुता दिया है और उसको बोलेगा स्पष्ट रूप से दोनों देखने तो नहीं देख पाएगा। इसका उपचार क्या होता है? बेलनाकार लेंस से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है वायुमंडलीय अपवर्तन बोलो या प्रकाश का अपवर्तन बोलो, ठीक है ना। अच्छा, तारे का टिटवाना किसका कारण है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन या प्रकाश का अपवर्तन, दोनों में से जो दिया रहा ऑप्शन में दोनों सही है। सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, ये किसके कारण होता है? तो ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है ना, या प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और ये पहले सूर्य उगने से पहले हम लोग को सूर्य दिखाई देने लगता है और सूर्य डूब जाने के बाद भी हम लोग को सूर्य दिखाई देता है। तो इससे क्या होता है? इससे 4 मिनट का समय बढ़ जाता है, 4 मिनट का समय बढ़ जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण।
ठीक है ना। प्रकाश के वन विक्षेपण के कारण क्या होता है, इंद्रधनुष का बनना किसका कारण है, तो इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के वन विक्षेपण का कारण है, ठीक है ना। और अब देखते हैं यहाँ पे मेरा रंग होता है 7, ब जो होता है मेरा रंग जिसको हम देख सकते हैं वो रंग होता है बैजानीहपीनाला, इंग्लिश में बोलो VIBGYOR, VBGOR। चलो देखते हैं आप बैगनी, देखो क्या है यहाँ पर, यहाँ तीर मार दिए हम, इधर जा रहे हैं तीर से, ठीक है ना। अगर हम इधर जाएंगे तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, और तरंगदैर्घ्य अपवर्तनांक में बहुत दुश्मनी है। तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा, और अपवर्तनांक घटेगा तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, ये दोनों काफी दुश्मनी है, ठीक है ना, एंटी चलता है दूसरे का। तो देखो बैंगनी का जो अपवर्तनांक जो होता है ना, अपवर्तनांक मतलब मुड़ना, कितना मुड़ रहा है, और तरंगदैर्घ्य मतलब होता है सीधा चलना, कितना सीधा चल रहा है। तो देखो बैंगनी जो होता है अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यानी सबसे अधिक प्रकाश कौन मुड़ता है, बैंगनी। और जब अपवर्तनांक सबसे ज्यादा तो तरंगदैर्घ्य सबसे यहाँ कम, तरंगदैर्घ्य सबसे कम, ठीक है ना। तो बैंगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ठीक है ना। और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, यानी जो ज्यादा मुड़ेगा, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, उसका परिकिरण भी सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। अब लाल रंग का देखते हैं, लाल रंग का क्या होता है, अपवर्तनांक सबसे कम है, यानी ये सबसे कम मुड़ता है, सबसे कम मुड़ता है यानी ज्यादा सीधा चलता है। जब ज्यादा सीधा चलता है तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा, सबसे यहाँ पर अधिक होगा, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ये दोनों दुश्मनी होता है। तो अपवर्तनांक सबसे कम तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, लाल का, ये याद रखना है। और जब तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है तो इसका परिकिरण कम होगा, सबसे कम परिकिरण इसी का होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और आप लोग पढ़े होंगे वन विक्षेपण किसे कहते हैं, तो वन विक्षेपण किसे कहते हैं, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से पार होता है, प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, और इस घटना को कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और यह 7 रंग जिस पत्ती पर प्राप्त होता है उसे हम स्पेक्ट्रम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का परिकिरण, प्रकाश का परिकिरण, प्रकाश का परिकिरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश का छोटे छोटे कणों से टकराकर छितर जाना, ठीक है ना, छितराना प्रकाश का परिकिरण कहलाता है। प्रकाश के परिकिरण के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये ज़्यादा इसका परिकिरण होता है, छितरा जाता है आकाश में, और हमें नीला दिखाई देता है, आकाश में ज़्यादा फैल जाता है ये और नीला दिखाई देता है। और सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल लाल दिखाई देता है, किसी कारण, प्रकाश के परिकिरण के कारण। क्या होता है कि जो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए प्रकाश पृथ्वी पर आसानी से पहुंच जाता है। लेकिन बाकी बात जो उस समय क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच काफ़ी दूरी होता है, जिसके कारण क्या होता है कि सभी रंग का परिकिरण, सभी रंग जो है आकाश में उधर ही रह जाता है, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है और ऐसा तरंगदैर्घ्य जा रहा था तो लाल पृथ्वी तक पहुंच जाता है, इसलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, विद्युत धारा में पहुँचते हैं। विद्युत धारा आवेशों या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आवेश का सही मात्रक क्या होता है, तो आवेश का सही मात्रक होता है कूलम, जिसे हम C से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, 1 कूलम बराबर कितना होता है, तो 1 कूलम बराबर होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है निगेटिव, देखो यहाँ निगेटिव दिए हैं, निगेटिव, ठीक है ना। और अच्छा, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो प्रोटॉन पर भी आवेश समान होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पर उतना प्रोटॉन पर, लेकिन ये होता है पॉजिटिव, क्या होता है, पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं। विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभव का हम परिभाषा बताते हैं कि एकांक आवेश को अनंत से किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में के किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है ना। फिर बोलते हैं, अनंत से एकांक विद्युत आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। यानी कार्य करने में, आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है, कार्य बटा आवेश, विद्युत विभव बराबर, जैसे V से इंडिकेट किया जाता है, कार्य बटा आवेश W/Q होता है। अच्छा, W यानी कार्य, कार्य का सही मतलब जूल, और आवेश यानी Q का सही मतलब सेकंड, यानी विद्युत विभव का सही मतलब हो गया जूल/सेकंड, जूल/सेकंड। और जूल/सेकंड को ही बोलते हैं क्या, हम वोल्ट, क्या बोलते हैं, वोल्ट। इस प्रकार विद्युत विभव का सही मतलब क्या हो गया, वोल्ट। और विद्युत विभव एवं विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट। और वोल्ट ये नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इसका खोज किया था अलेसांड्रो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए उसके सम्मान में इसे जूल/सेकंड को वोल्ट कहा जाता है। आगे बढ़ रहा है ओम के नियम। तो ओम के नियम आप लोग सभी जानते हैं कि क्या होता है, ओम के नियम निश्चित ताप पर होता है, ठीक है ना। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, यदि किसी चालक ताप में परिवर्तन न हो, यानी ताप क्या हो, निश्चित हो,
तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा यानी I उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर यानी V के समानुपाती होता है। यानी जो विभवांतर है वो समानुपाती होता है I के, यानी विभवांतर ज़्यादा तो धारा ज़्यादा और विभवांतर कम तो धारा कम। अब जब जैसे समानुपाती हटता है तो हम लोग जानते हैं कि एक नियतांक आता है, तो यहाँ जो नियतांक आएगा वो आएगा R। अब इसको सजा कर लिखते हैं तो R को पीछे लिखते हैं और I के पहले, तो V बराबर क्या हुआ मेरा I R। अब परीक्षा में आपको किसी तरह भी पूछ सकता है कि बताओ इनमें से कौन सही है, आपको V बराबर I R दे देगा या I बराबर जो है I को इधर ही रखेगा, R को इधर भेजेगा तो हो जाएगा V बटा R, तो I बराबर V बटा R, या R को इधर ही रखेगा I को इधर भेज देगा तो R बराबर क्या आ जाएगा V बटा I। तो ये सभी मेरा सही है, क्या है सही। यहाँ पर R मेरा क्या है, तो R मेरा क्या है, जहाँ R एक नियतांक है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं, जिसे प्रतिरोध कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम। ओम का संकेत इस तरह होता है। और प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है, प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड होता है। प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। किसकी बातों पर निर्भर करता है, तार की लंबाई पर, अर्थात तार की लंबाई जब बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगी और तार की लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध घटेगी। समानुपाती मतलब यही होता है कि एक बढ़ता है दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा भी घटेगा। तार की मोटाई पर, अर्थात तार की मोटाई जो है, मोटाई ए मतलब छतफल यानी मोटाई, ठीक है ना, मोटाई बढ़ेगा तार का तो प्रतिरोध घटेगा, मोटाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। देखो यहाँ उल्टा है ना, बटा में यानी उल्टा है, तो मोटाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा और मोटाई घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। अगला है तार की प्रकृति पर। तार की प्रकृति पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। यदि चांदी का तार है तो प्रतिरोध सबसे कम, यदि तांबा का तार है तो थोड़ा उससे ज़्यादा प्रतिरोध, अगर इसी प्रकार एल्युमिनियम का तार है तो थोड़ा वो दोनों से ज़्यादा प्रतिरोध, और लोहा का तार है तो चांदी तांबा एल्युमिनियम से भी ज़्यादा प्रतिरोध इसमें होगा। यानी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। रो मेरा क्या है, इसको रो को बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता को हम रो से निकल करते हैं। ये क्या है, चालक तार की प्रतिरोधकता। अच्छा, रो बराबर क्या होगा, तो रो को हम इधर रख लेते हैं, तो ए इधर आएगा तो होगा RA और एल इधर आएगा तो एल हो जाएगा नीचे, तो RA बटा एल होगा, ठीक है ना। अच्छा, प्रतिरोध तो 3 बातों पर डिपेंड किया है, 1 2 3 पर, लेकिन प्रतिरोधकता जिसका SI मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, वो कितने बात पर किस पर निर्भर करता है, तो वो सिर्फ जो है चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, वो तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। प्रतिरोधकता तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, प्रतिरोधकता मोटाई पर निर्भर नहीं करता है, वो चालक तार पर निर्भर करता है, ठीक है ना, चालक तार की प्रकृति पर। आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोध का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। एक श्रेणी क्रम, संयोजन जो है दो प्रकार का होता है। पहला है श्रेणी क्रम, दूसरा है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है, इसमें सीरीज में जुटता है, एक के बाद एक जुटते चल जाएगा, और समांतर क्रम में एक दूसरे के पैरेलल समांतर क्रम में जुटता है। आप इसमें समझते हैं कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम R और S मतलब सीरीज, यानी श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम बराबर तुल्य प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में क्या होता है, R1 जोड़ R2 जोड़ R3 सीधे जुट जाता है, ठीक है ना। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध सीधे जुट जाएगा, और समांतर क्रम में क्या होगा, प्रतिरोध जो है वो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए उसको उल्टा करके जोड़ेंगे, सभी को उल्टा करके, क्या करके, उल्टा करके। तो याद रखना, श्रेणी क्रम में सीधे जुटता है और समांतर क्रम में उल्टा होकर जुटता है, ठीक है ना। तो इसमें श्रेणी क्रम में होगा RS बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3, और समांतर क्रम में होता है 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है ना। और ये किसमें क्या होता है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा समान होता है। देखो एक ही तार धारा समान होगा, जिसमें धारा समान होता है लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर धारा अलग अलग होता है। यहाँ पर देखो आधी तार फूटा हुआ है तो धारा अलग अलग होगा, लेकिन विभवांतर देखो दोनों सेम बिंदु ही है तो विभवांतर समान होगा। और घर में जो हम लोग तार को सजाते हैं वो समांतर क्रम में से आते हैं, क्योंकि इसमें से आने पर क्या होता है, वोल्टेज अधिक मिलता है। क्या मिलता है, वोल्टेज अधिक मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है एमीटर और वोल्ट मीटर। अच्छा, एमीटर का प्रतीक क्या होता है, ए, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस, जैसे माइनस प्लस दोनों होता है, ठीक है ना, आगे माइनस इधर प्लस, ठीक है। और वोल्ट मीटर का प्लस होता है भी माइनस प्लस। अब देखते हैं क्या, परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को जो है परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्यों बात करते हैं, क्यों,
क्योंकि इससे धारा मापा जाता है, एमीटर से धारा मापा जाता है, विद्युत धारा मापा जाता है। तो विद्युत धारा मापने के लिए क्या करेगा, इससे सभी धारा गुजरना चाहिए ना, इसलिए इसको संयोजी क्रम में जोड़ा जाता है। अच्छा, एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, निम्न। प्रतिरोध निम्न इसलिए होता है क्योंकि इससे सभी धारा पास होना चाहिए। तो जितना धारा अधिक पास होगा उतना मापेगा, तो प्रतिरोध निम्न होगा, इससे धारा अधिक पास होगा। तो एमीटर का प्रतिरोध निम्न होता है। और जो एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, और विद्युत धारा जो मापते हैं वो किससे मापते हैं, तो एम्पियर में। तो वो जो स्केल होता है वो होता है एम्पियर। उसी प्रकार जो वोल्ट मीटर का संकेत है ये है। और वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। जिससे क्या है, उच्च होने के कारण क्या होगा कि दो बिंदु के बीच जो है प्रतिरोध विभवांतर मापने में सुविधा होगा, इसलिए इसका क्या होता है, प्रतिरोध उच्च होता है। और इसको वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं, वोल्ट मीटर से विभवांतर या विद्युत विभव या विद्युत वाहक बल को मापते हैं। और किसे मापते हैं, तो वो मापते हैं वोल्ट में। किसे मापते हैं, तो इसका स्केल हो गया वोल्ट। आगे बढ़ते हैं, विद्युत धारा से उत्पन्न उष्मा। तो विद्युत धारा से उत्पन्न उष्मा बराबर 4 सूत्र होता है, जिसको उष्मा को बोलते हैं एच मतलब हीट। एच बराबर मेरा पहला सूत्र होता है एच बराबर I² RT। आई मेरा क्या है, धारा, आर क्या है, प्रतिरोध, और टी क्या है, टाइम, एच क्या है, उष्मा। एच बराबर एक सूत्र और होता है VIT। एच बराबर और सूत्र होता है, एच बराबर होता है मेरा V² बटा R × 2। और एच बराबर एक सूत्र और होता है, एच बराबर विद्युत शक्ति गुना टाइम। यानी जैसे शक्ति में टाइम से गुना कर देंगे तो वो बन जाएगा मेरा उष्मा ऊर्जा। ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पर उष्मा का SI मात्रक क्या होता है। आपको परीक्षा में पूछता है कि 4 गो ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा सूत्र गलत है। तो आप लोग को कम से कम 3 को याद रहेगा तो नहीं बताइएगा कौन गलत है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, उष्मा का SI मात्रक जूल होता है। क्या होता है, जूल। SI मात्रक जूल होता है। लेकिन जब बात करें CGS मात्रक का, तो CGS मात्रक क्या होता है, किलोली होता है। और 1 किलोली बराबर कितना होता है, 1 किलोली बराबर होता है 4.186 जूल, जिसको हम बोलते हैं लगभग 4.2 जूल। अगर हम इससे टाइम को हटा देंगे, हर जगह से टाइम को टी हटा देंगे हर जगह से, तो ये मेरा शक्ति का सूत्र बन जाएगा, शक्ति का यानी विद्युत शक्ति का सूत्र बन जाएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे मेरा है जूल के नियम। तो जूल के 3 उष्मीय नियम होता है। पहला उष्मीय नियम क्या होता है, आपको अभी सूत्र बताए थे हम, क्या, H बराबर I² RT। इसी से तीनों सूत्र मिला है। क्या, देखो, जब R भी और T जब R एवं T दोनों साइलेंट हो जाएगा यानी नियत हो जाएगा, तो जो शक्ति है, जो उष्मा है वो क्या होगा, देखो यहाँ पर I² बचेगा। तो जो उष्मा है वो सीधा क्या होगा, विद्युत धारा के वर्ग के, स्क्वायर मतलब वर्ग के समानुपाती होगा। पहला नियम ये है। दूसरा नियम में क्या है, I एवं T नियत है, दो को नियत करते जाना है, नियम बनते चला जाएगा। अभी क्या किए हम, I को और T को नियत कर दिए, तो बचा मेरा क्या, R। क्या बचा, R। तो H समानुपाती हो जाएगा R। यानी प्रतिरोध बढ़ेगा तो उष्मा बढ़ेगा, और प्रतिरोध घटेगा तो उष्मा घटेगा। दूसरा नियम मेरा जूल का दूसरा नियम ये है। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम में क्या किए हम, I और R को नियत कर दिए। अबरी क्या किए, I को नियत कर दिए और R को नियत कर दिए, तो बचा मेरा क्या, T। तो H समानुपाती हो गया T, H समानुपाती हो गया T। तो जब I यानी विद्युत धारा और प्रतिरोध R नियत होता है, तो जो उष्मा उस चालक में उत्पन्न उष्मा होता है वो टाइम के समानुपाती होता है। ये था जूल के 3 उष्मीय नियम। आगे बढ़ते हैं, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति यानी P, विद्युत शक्ति यानी P। तो P बराबर क्या होता है, कार्य करने के दर। W क्या है मेरा, वर्क मतलब कार्य। तो कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है। ठीक है। तो ये परिभाषा से सूत्र प्राप्त हुआ मेरा W/T। ठीक है ना। और इसको बोलेंगे क्या, जूल/सेकेंड। कार्य का SI मात्रक जूल और टाइम का SI मात्रक सेकेंड, जूल/सेकेंड। और जूल/सेकेंड को ही बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं, वाट। तो शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, वाट। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट, जिसको बोलते हैं जूल/सेकेंड भी बोल सकते हैं। और P बराबर यानी विद्युत शक्ति बराबर क्या होगा, P बराबर VI होता है। और P बराबर एक सूत्र और होता है V²/R होता है। और P बराबर एक और होता है I²/R होता है। और परीक्षा में इस तरह पूछा गया है कि 3 गो, ये 1 2 3 दे दिया है और एक ठो गलत दे दिया है, और पूछ रहा था बताइए कि इनमें से कौन गलत है। तो आप लोग को जब तीनों याद रहेगा तो बता सकते हैं। देखो क्या किए हम, इसमें VI है, इसमें V²/R है, इसमें I²/R है, इसमें कहीं पर टाइम नहीं है। और जैसे देखो यहाँ पर हम टाइम दे दिए, यहाँ देखो आप लोग, जैसे यहाँ पर हम क्या किए, इसमें टाइम जोड़ दिए, I²R में टाइम जोड़ दिए, VI में टाइम जोड़ दिए, V²/R में हम टाइम जोड़ दिए। तो ये मेरा क्या बन गया, उष्मा वाला सूत्र। क्या बन गया, उष्मा वाला सूत्र। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं,
आगे मेरा है कि 1 किलोवाट, 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है 1000 वाट, 1000 वाट। और ये किसका मात्रक है, तो ये भी मेरा शक्ति का मात्रक है, क्योंकि लास्ट में क्या है वाट, क्या है लास्ट में वाट। तो वाट किसका सही मात्रक होता है, शक्ति का। अच्छा 1 HP बराबर कितना होता है, तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट। इसमें भी वाट लगा हुआ है, तो सिंपल सी बात है कि ये भी मेरा क्या है विद्युत शक्ति का SI मात्रक, उसको बोलते हैं 1 हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति। लेकिन जब वाट के बाद लग जाएगा समय, वाट के बाद लग जाएगा समय, तो वो हो जाएगा मेरा विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा, ठीक है ना, ऊर्जा का SI मात्रक हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ लिख दिए हैं विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक, वाट के साथ लग गया घंटा, यानी टाइम आ गया ना। जैसे टाइम आ जाएगा तो मेरा ये शक्ति का SI मात्रक नहीं होगा, ये होगा विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक। यहाँ भी देखो किलो वाट भी है, लेकिन आ गया घंटा, तो ये मेरा क्या होगा शक्ति का SI मात्रक नहीं होगा, ये होगा मेरा विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक। और जैसे ही टाइम को हटा देंगे तो फिर मेरा हो जाएगा शक्ति का SI मात्रक, ठीक है ना। अच्छा 1 किलोवाट को हम 1 यूनिट भी बोलते हैं, और 1 यूनिट को हम 1 वोट भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड, जो मापते हैं हम लोग घर में। और 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला मेरा है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित उपकरण। पूछा जाता है कि बताओ कि इनमें से कौन विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर उपकरण आधारित नहीं है, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखो जो मेरा और विद्युत धारा का उसमें प्रभाव उसमें क्यों उत्पन्न होता है, उसके लिए कौन उत्तरदायी है, तो उसके लिए जो उत्तरदायी होता है वो होता है प्रतिरोध। जिसका प्रतिरोध जितना अधिक रहेगा उसमें उष्मा जो है उतना अधिक उत्पन्न होगा, यानी वो उतना ज़्यादा गर्म होगा, ठीक है ना। देखते हैं हीटर जो मेरा है ये विद्युत धारा का उसमें प्रभाव पर आधारित है, क्योंकि इसमें क्या होता है हीटर तो ताप पर चलता है, तो ये उसमें प्रभाव पर हो गया। आयरन जो है, आयरन जो करने वाला जो कपड़ा को हम इस्त्री करते हैं, तो वो मेरा क्या है इसी पर आधारित है। रूम हीटर उसमें प्रभाव पर आधारित है। टोस्टर जो है, टोस्टर जिसको टेस्टर बोलते हैं, वो भी मेरा क्या है उसमें प्रभाव पर आधारित है। सोल्डिंग रोड जो होता है वो भी मेरा उसमें प्रभाव पर आधारित है। और विद्युत बल्ब जो है, विद्युत बल्ब जलता है, जो टंगस्टन जो लगा होता है उसमें, जो उसका फिलामेंट जो होता है टंगस्टन, वो भी क्या है मेरा उसमें प्रभाव पर काम करता है। और फ्यूज भी मेरा क्या होता है उसमें प्रभाव पर काम करता है, क्योंकि वोल्टेज बढ़ने से उष्मा बढ़ने पर क्या होता है फ्यूज गल जाता है, ठीक है ना। और इसमें जो होता है, अब देखते हैं कि जो ये मेरा उसमें प्रभाव पर जो है जो उपकरण आधारित है उसका गुण क्या होता है। सिंपल सी बात है कि उसमें क्या चाहिए, उष्मा चाहिए, तो उष्मा के लिए प्रतिरोध जितना अधिक होगा उसका उतना उष्मा होगा। तो जो उपकरण होता है उसमें प्रभाव पर आधारित, उसका क्या होता है प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। और गलनांक क्या होता है, गलनांक भी बहुत अधिक होता है, ठीक है ना। गलनांक इसलिए अधिक होता है कि कहीं तुरंत गल न जाए, तुरंत अगर गल जाएगा तो सिंपल सी बात है तुरंत, लेकिन फ्यूज उसमें नहीं आता, फ्यूज थोड़ा वो अलग बताएंगे। जैसे ही तुरंत गल जाएगा तो वो क्या होगा, वो उससे मतलब हीटर उतर तो गल जाएगा, तो वो बेकार हो जाएगा ना, खाना फिर नहीं बन पाएगा ना। तो गलनांक क्या होता है उच्च होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हीटर का जो कुंडली होता है उसमें क्या होता है, उसमें नाइक्रोम की तार लगा होता है। क्या लगा होता है, जो कुंडली होता है इस पर जो होता है उसमें नाइक्रोम की तार लगा रहता है। और विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का। और विद्युत बल्ब में जो भरा जाने वाला गैस होता है वो होता है अक्रिय गैस। क्या होता है, अगर अक्रिय गैस ऑप्शन में रहे और ये दोनों नहीं रहे तो अक्रिय गैस मारना है। अगर आर्गन रहे और नाइट्रोजन नहीं रहे तो आर्गन गैस मारना है, ठीक है ना। अक्रिय गैस में जो सबसे अधिक भरा जाता है वो है मेरा आर्गन गैस। अक्रिय गैस में कौन सा गैस भरा जाता है, तो वो मेरा आर्गन गैस। और कभी नाइट्रोजन भी कभी कभी भरा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे मेरा है सुरक्षा फ्यूज, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्यूज, फ्यूज क्या होता है, फ्यूज किससे बनता है, जस्ता और टिन को मिला दो तो फ्यूज बनेगा। क्या बनेगा, फ्यूज। या लेड और टिन को मिला लो तभी क्या बनेगा, फ्यूज। और टिन का जो फ्यूज होता है, सिर्फ टिन का भी फ्यूज बनता है, ठीक है ना। तो जस्टा एवं टिन का मिश्रण को फ्यूज कहते हैं, लेड एवं टिन को मिश्रण को भी फ्यूज कहा जाता है। ये दोनों से मिलकर भी फ्यूज बनता है। अच्छा फ्यूज का गुण क्या है, तो सिंपल सी बात है, फ्यूज क्या करता है, हमारे उपकरण को जले नहीं, इसलिए हम फ्यूज को लगाते हैं कि ज़्यादा वोल्टेज आए तो उपकरण जले नहीं, इसलिए हम क्या लगाते हैं, फ्यूज। क्या लगाते हैं, फ्यूज, ठीक है ना। तो फ्यूज क्या करता है, धारा को रोकता है, यानी इसका कब रोकेगा, जब उसका प्रतिरोध अधिक होगा, ठीक है ना। यानी उसको जब अवरोध उत्पन्न करने की क्षमता अधिक होगा, इसलिए इसका क्या होता है, फ्यूज का प्रतिरोधकता अधिक होता है। और फ्यूज का दूसरा गुण क्या होता है कि ज़्यादा वोल्टेज आए तो गल जाए। क्या है, गल जाए, तो गलेगा कब, जब उसका गलनांक कम होगा। तो फ्यूज का पहला गुण है प्रतिरोध अधिक, प्रतिरोधकता अधिक होता है, प्रतिरोधकता अधिक होता है और गलनांक कम होता है। आगे बढ़ते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, लास्ट चैप्टर में रहा है। इसमें क्या होता है, चुंबक होता है। क्या होता है, चुंबक, ठीक है ना। चुंबक पर उदाहरण देखते हैं। चुंबक में क्या होता है, चुंबक में 2 ध्रुव होता है, नॉर्थ और साउथ। और चुंबक में जो है ध्रुव पर ज़्यादा शक्ति होता है, ठीक है ना, ध्रुव पर ज़्यादा शक्ति होता है। और चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, उत्तरी ध्रुव से निकलता है, दक्षिणी ध्रुव में जाता है। और अंदर जो है, बाहर से तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, और अंदर जो है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव
का खोज किसने किया? तो ये किया था ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है ना। और आगे देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? क्योंकि काटी गई बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है जो दो दिशाओं को दिखाएगी। हम लोग जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा का निश्चित दिशा होता है और इसलिए उसका दो दिशा संभव नहीं होगा। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अगला देखते हैं, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम कहता है कि हम अपने चालक तार को हम अपने दाएं हाथ के मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा ये अंगूठा जो देख रहे हैं, अंगूठा धारा की दिशा को दिखाए तो हाथ की जो अन्य अंगुलियां दिखाई दे रहा है, ये मेरा क्या होता है? ये मेरा चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को दिखाता है। अर्थात इससे हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता चला है। इसलिए जो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। इससे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता, अर्थात मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम। फ्लेमिंग के पहले बायां हस्त नियम को समझते हैं। फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम क्या कहता है? देखो यहाँ पर हम आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा अंगूठा है। क्या है? अंगूठा। और ये मेरा क्या है? मध्यमा अंगुली। और ये मेरा क्या है? तर्जनी, ठीक है ना। तो फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम कहता है कि हम अपने मध्यमा तर्जनी, ये वाला तर्जनी और अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं, इस प्रकार लंबवत फैलाएं कि ये जो मेरा मध्यमा जो ये मेरा है, ये धारा की दिशा को दिखाए। ये तर्जनी जो है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाए। तो ये अंगूठा जो है, ये अपने आप जो है चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा को दिखाएगा, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दिखाएगा। ये मेरा क्या है? फ्लेमिंग का नियम। तो इससे मेरा क्या हुआ? बल की दिशा अपने आप पता चल रहा है। तो फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम से हमें बल की दिशा प्राप्त होता है। तो देखें यहाँ पर, फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम से बल की दिशा प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसमें जो धारा दिशा दिया रहता है और चुंबकीय क्षेत्र दिया रहता है। और फ्लेमिंग के जब हम बायां हाथ के नियम लगाते हैं तो बल का दिशा अपने आप पता चल जाता है कि दिशा में बल लग रहा है। अंगूठा क्या दिखाता है? बल के दिशा को, या बल की दिशा को ही बोलते हैं गति की दिशा, क्योंकि जिधर बल रहेगा उधर ही गति करेगा। अगला क्या है कि फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम पर कौन सा उपकरण आधारित है? तो फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम पर जो मेरा विद्युत मोटर वो फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम पर आधारित है। फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम के रूल को फॉलो करके काम करता है। अच्छा, विद्युत मोटर क्या करता है? तो देखो यहाँ विद्युत लगा हुआ, क्या लगा हुआ है? विद्युत। तो इसमें विद्युत लगा हुआ है तो ये विद्युत ऊर्जा को बदलेगा। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, याद रखना है। अब आता है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से क्या होगा? ये मेरा इससे धारा प्राप्त होता है। क्या होता है? प्राप्त धारा, क्योंकि इसमें हम बल जो है पहले ही दे देते हैं और चुंबकीय क्षेत्र हम पहले ही दे देते हैं, तो धारा बच गया है तो धारा प्राप्त होगा। जैसे देखो, फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम, ये दक्षिण हस्त नियम आप लोग को दिखाई दे रहा है। ये मेरा अंगूठा, ये मेरा क्या है? ये मध्यमा है। और ये मेरा क्या है? तर्जनी है। और ये मेरा क्या है? अंगूठा है, ठीक है ना। तो हम अपने दाएं हाथ के मध्यमा, तर्जनी एवं अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं, इस प्रकार लंबवत फैलाएं कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को दिखाए, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दिखाए, तो मध्यमा जो है अपने आप विद्युत धारा के दिशा को दिखाएगी। और ये मेरा क्या है? फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो यही लिखा हुआ है, फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम से हमें धारा की दिशा प्राप्त होता है, ठीक है ना। क्योंकि हम जनरेटर जब स्टार्ट करते हैं क्या करते हैं? उसमें घुमाते हैं, तो क्या देते हैं? बल देते हैं। तो बल जो पहले दिया रहता है, पहले से ही दिया रहता है, और चुंबक उसके बीच में रहता है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी पहले से है, तो धारा दिशा अपने आप पता चल जाता है। और ये क्या होता है? ये मेरा विद्युत जनित्र या डायनेमो, या जिसको बोलते हैं जनरेटर, क्या बोलते हैं? जनरेटर। ये मेरा किस पर आधारित है? तो ये मेरा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पर आधारित है। अब ट्रिक बताते हैं, जो मेरा मोटर जो है इसको स्टार्ट करना काफ़ी आसान है, यानी ये मेरा क्या है? बायां हाथ का खेल है, तो ये मेरा फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम पर आधारित है। और विद्युत जनरेटर जो होता है, यानी विद्युत जनित्र जो होता है, इसको स्टार्ट करना क्या है? काफ़ी ताकत लगता है स्टार्ट करने में, यानी ये मेरा बायां हाथ का खेल नहीं है, ये मेरा दायां हाथ का खेल है, ठीक है ना। इसलिए ये जो डायनेमो या विद्युत जनित्र या जनरेटर जो है, ये मेरा क्या है? फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम पर आधारित है। अब ये मेरा क्या करता है? डायनेमो या विद्युत जनित्र, ये क्या करता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, क्योंकि हम अंदर का ऊर्जा देते हैं, अंदर का ऊर्जा देकर उसको घुमाते हैं,
तो ये इसलिए ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी आपको ये वाला याद है कि विद्युत है तो विद्युत को बदलेगा, तो आपको ये अपने आप याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। विद्युत जनित्र दो प्रकार का होता है। विद्युत जनित्र या जनरेटर या डायनेमो दो प्रकार का होता है, एक AC और दूसरा DC। अच्छा, AC जनरेटर में क्या होता है, इसमें धारा की दिशा क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। धारा देखो ऐसे से बहता है, ठीक है ना। और जब धारा की दिशा निश्चित नहीं है और इसे परिणाम की दिशा भी परिणाम भी है निश्चित कभी नहीं रहता है। ये परिणाम भी है क्या है, बदलता रहता है। धारा का जो परिणाम है वो भी हमेशा बदलता रहता है। देखो यहाँ पर क्या है, मिनिमम था, सबसे कम था, यहाँ पर सबसे अधिकतम हो गया, फिर धीरे धीरे कम के यहाँ पे मिनिमम हो गया, फिर धीरे धीरे अधिकतम हो रहा है नीचे, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार क्या होता है, इसमें परिणाम भी है, घटते बढ़ते रहता है और दिशा तो हमेशा बदल रहा है, दिशा तो कहीं निश्चित ही नहीं है। तो दिशा और परिणाम दोनों AC जनरेटर में, AC धारा में निश्चित नहीं होता है, लेकिन DC जनरेटर में क्या होता है, धारा की दिशा क्या होता है, निश्चित होता है, और परिणाम जो धारा का जो परिणाम है वो भी मेरा क्या होता है, निश्चित होता है। और इसका ग्राफ होता है इस प्रकार, देखो धारा दिशा भी निश्चित और परिणाम भी क्या होता है, निश्चित होता है। और AC जनरेटर में क्या होता है, AC जनरेटर में पूर्ण वलय होता है। इसमें जो है क्या होता है, तांबा का जो होता है पूर्ण वलय लगा हुआ होता है, और DC जनरेटर में अर्ध वलय लगा हुआ रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे मेरा क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज। अच्छा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज जो है माइकल फैराडे ने 1831 ईस्वी में किए थे, ठीक है ना। और विद्युत जनित्र जो, या जिसको हम डायनेमो बोलते हैं या जनरेटर बोलते हैं, ये मेरा क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर ही आधारित है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर ही कार्य करता है। इसलिए विद्युत जनित्र अर्थात डायनेमो की खोज किसने किया था, माइकल फैराडे ने किया था। याद रखना, फैराडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। आगे बढ़ते हैं, अब समाप्त होने वाला। आगे मेरा है, अस्थायी चुंबक जो है वो बनता है किससे, नर्म लोहे की। याद रखना है, और वो अस्थायी चुंबक बनता है नर्म लोहे की, अस्थायी चुंबक बनता है इस्पात की। और चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होता है, उत्तर से दक्षिण है, तो हम पहले बता चुके हैं। और विद्युत चुंबक जो बनता है, विद्युत चुंबक बनता है विद्युत के कारण। हम लोग जानते हैं जब करंट फ्लो होता है तो चालक में तार जो होता है, तार में जो होता है खींचने का पावर आ जाता है, उसको बोलते हैं विद्युत चुंबक। तो विद्युत के कारण उत्पन्न चुंबक को विद्युत चुंबक कहा जाता है। अच्छा, विद्युत चुंबक कौन कौन बात पर निर्भर करता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो ये करता है परिनालिका में फेरों की संख्या पर। अच्छा, परिनालिका क्या होता है, परिनालिका क्या होता है, एक विद्युत रोधी पदार्थ लो, उस पर तांबे के तार को लपट दो। आप लोग देखते हैं कि मोटा में देखते हैं कि तांबा तार लपटा हुआ रहता है, वो में रहता है क्या होता है, वो में रहता है परिनालिका रहता है ना, प्लास्टिक पर लपटा हुआ, ठीक है ना। तो परिनालिका में क्या है, विद्युत रोधी पदार्थ पर अगर तांबे के तार को लपट दिया जाता है काफ़ी मतलब उसको बोलते हैं परिनालिका। तो विद्युत चुंबक जो है मेरा ये डिपेंड करता है कि इस पर परिनालिका में कितना तार लपटा हुआ है, यानी फेरों की संख्या पर। और दूसरा डिपेंड करता है विद्युत धारा की परिणाम पर भी, यानी उसका परिणाम कितना धारा बह रहा है, जितना अधिक धारा बहेगा उतना उसका चुंबक का गुण अधिक। विद्युत धारा के परिणाम जितना करंट ज़्यादा अधिक बहेगा उतना क्या होगा, विद्युत चुंबक ज़्यादा होगा, उसमें खींचने का पावर उतना अधिक होगा। अब करोड़ के पदार्थ की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है कि वो तांबा का तार है या एल्युमिनियम का करोड़ है या चांदी का करोड़ है, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा तार जो लगा हुआ रहता है, वो मेरा जो घर में जो तार यूज करते हैं हम लोग 3 प्रकार का होता है, लाल, काला और हरा। लाल को बोलते हैं विद्युतनमय तार, काला को बोलते हैं उदासीन तार, और हरा को बोलते हैं भू तार, ठीक है ना, यानी भूमि से संपर्क रहता है। विद्युतनमय तार में क्या होता है, विद्युतनमय तार से ही करंट आता है, ठीक है ना। और ये जो आता है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज से, जो इंडिया में आता है करंट वो होता है 220 वोल्ट से 50 हर्ट्ज तक। अच्छा, स्विच किस में जोड़ा जाता है, तो स्विच जो मेरा जोड़ा जाता है वो विद्युतनमय तार में ही जोड़ा जाता है, जिससे करंट फ्लो होता है वही तार में जोड़ा जाता है, यानी लाल तार में जोड़ा जाता है। और फ्यूज जो है मेरा, ये भी जो मेरा है ये लाल तार यानी विद्युतनमय तार में ही जोड़ा जाता है। और काला तार क्या होता है, उदासीन होता है। काला तार का क्या होता है, काला तार का जो विभव जो होता है वो शून्य होता है। और काला तार का काम क्या है, जितना धारा आया है उसको फिर क्या करता है, धारा को वापस पावर हाउस में पहुंचाने का काम करता है। और हरा तार मेरा क्या होता है, ये मेरा पृथ्वी से संपर्क में रहता है और ये सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है, ठीक है ना। आगे रखते हैं अतिभारण। अतिभारण मेरा क्या है, यानी अतिभारण यानी ओवरलोडिंग। ये तारों के महत्तम मान से अधिक धारा जब होता है तो उसको बोलते हैं अतिभारण। अच्छा, ये कब होता है, तो तारों के महत्तम मान से, यानी कितना करंट उसमें बह सकता है, उसके अधिक महत्तम मान से अधिक धारा जब खींचने लगता है तार, कब खींचता है, जब उपकरण में की कुल शक्ति क्या है, स्वीकृत सीमा से बढ़ जाती है। जो उपकरण की शक्ति जो सीमा था, उसका स्वीकृत सीमा जो था उससे अगर बढ़ जाती है तो तारों में क्या होता है,
तारों के जो महत्तम मान से अधिक धारा जो उसमें बहने लगती है, और उसी को बोलते हैं हम क्या, अति भारण। अच्छा, लघु पतन क्या होता है? शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट आप लोग जानते हैं कि जब दो तार किसी भी प्रकार से जब आपस में सट जाता है तो शॉर्ट सर्किट उत्पन्न होता है। उस समय क्या होता है? उसमें जो है तार का प्रतिरोध जो होता है लगभग शून्य हो जाता है। जब प्रतिरोध शून्य होगा तो सिंपल सी बात है, धारा बढ़ेगा, और धारा क्या होता है? तो परिपथ में क्या होता है? बहुत अधिक धारा बहने लगती है और शॉर्ट सर्किट उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार आपका फिजिक्स का टोटल चैप्टर खत्म हुआ है। और बताएं कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है, और ये वीडियो आप लोग को जरूर शेयर करें। आपका हम 1 घंटा में पूरा फीस खत्म कर दिए हैं, और इसको आप लोग अंतिम तक जरूर देखें और शेयर करें, और बताएं आप लोग को वीडियो कैसा लगा है, कमेंट जरूर करें। थैंक्स दोस्त, वीडियो को शेयर जरूर करें, और बताएं आप लोग को वीडियो कैसा लगा है, ठीक है ना। और आप लोग इस तरह वीडियो चाहते हैं तो हम केमिस्ट्री का भी लेते आएंगे, और इससे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन तो मानिए आपका अधिक से अधिक कवर हो गया है, ठीक है। तो मिलते हैं अगला वीडियो में। शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, और वीडियो को शेयर करें। आप लोग का जब इतना हम हेल्प कर रहे हैं तो आप लोग का भी जिम्मेदारी बनता है कि मेरा चैनल को आप लोग ही सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे चैनल को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि 21 तारीख से पहले सभी स्टूडेंट पास पहुँच जाए। चलो, अच्छा पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, थैंक्स।